हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज का एक उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, एसडीएसटी या फिर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए कि इसका जो आंसर है वो कौन सा सही होगा। यहाँ पर पूछा गया है लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि कुछ भी सीखने में, पढ़ने लिखने में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, यानी कि जो डिसलेक्सिया होता है ये भी पढ़ने संबंधी होता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है? तो यहाँ पर बुद्धि से संबंधित पूछा गया है। ऑप्शन है मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, एसडी या फिर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। तो बुद्धि की बात की जा रही है, तो जो बौद्धिक क्षमता हमारी होती है वो मानसिक से रिलेटेड होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर यानी कि मानसिक मंदता सही हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं, केवल गणना के लिए। तो जो सीखना है वो संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, केवल गणना के लिए ऐसा नहीं है। कभी नहीं, तो ये तो पूरी तरीके से ही गलत है। और कभी कभी, ये भी गलत है, यानी कि जो सीखना है वो संज्ञानात्मक विकास पर ही निर्भर करता है, और इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो हमेशा सही हो जाएगा। यानी कि जब हम भी चीज़ों को सीखते हैं तो हमारा संज्ञान कैसा है, जितना हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, चीज़ों को हम कितना अपने संज्ञान में ले पाते हैं, तो ये चीज़ें हमेशा ही सीखने पर निर्भर करती हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज में गणितीय विकार के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिस्प्लेसिया। तो गणितीय विकार के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि ये सभी जो हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज ही हैं। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में लर्निंग डिसेबिलिटीज पूछा था तो उसमें एक डिसेबिलिटीज दी थी, यहाँ पर ये सारी ही लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, बट यहाँ पर गणितीय विकार से संबंधित पूछी हुई है। तो जो गणित के लिए होती है वो होती है डिस्कैल्कुलिया, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा छिपी हुई विकलांगता का एक उदाहरण है? ऑटिज्म, एसडीएचडी, दुधुरी या फिर उपरोक्त सभी। तो जब हमने विकलांगता को पढ़ाया था तो ऑटिज्म को हमने अच्छे से डिस्कस किया था, बताया था कि जो ऑटिज्म होते हैं वो छिपी हुई विकलांगता, यानी कि जो ऑटिज्म वाला व्यक्ति होता है या बच्चे होते हैं वो अपने आप में ही खोए रहते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा दुनियादारी से या दूसरे लोगों से मतलब नहीं होता। तो ऐसी बीमारी को हम ऑटिज्म या इसे ऑटिज्म विकलांगता कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। इसको हिंदी में स्वलीनता विकार भी कहते हैं। उसके बाद अगला है, यदि आप किसी के साथ संचार क्षति को नहीं समझ सकते हैं तो व्यक्ति को उस बात को दोहराने के लिए मत पूछो जो उन्होंने कहा था, क्योंकि इस तरह आप उनका अपमान कर सकते हैं। बस प्रकट कीजिए कि आप समझ गए हैं और उन्होंने जो कहा उसका अनुमान लगाएं। या फिर उस व्यक्ति को दोहराने के लिए विनम्रता से पूछिए कि उनके द्वारा क्या कहा गया था। इस दोहराने के क्रम में यह सुनिश्चित करें कि आपने जो सोचा वह सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। और अगर समझ में नहीं आया है तो बस प्रकट कीजिए, उन्होंने जो कुछ कहा है अनुमान लगाइए, ये भी सही नहीं है। यानी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप उन्हें उनसे विनम्रतापूर्वक दोबारा से पूछ लीजिए, और फिर दोहराने के क्रम में ये भी सुनिश्चित कर लीजिए कि जो आपने सोचा था, समझा था, मतलब वो सच वही था या कुछ और था, इसका भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। रचनात्मक बच्चे की पहचान उसकी बुद्धिमत्ता है, अच्छा व्यवहार है, रचनात्मकता है या फिर अच्छी याददाश्त है। तो रचनात्मकता के लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब वह बच्चा बहुत ही बुद्धिमान हो या अच्छा व्यवहार या फिर अच्छी याददाश्त। रचनात्मक बच्चे की पहचान होती है कि उसके अंदर रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा।
अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास मुख्यतः प्रकृति है, पोषण है, प्रकृति और पोषण दोनों अलग है, या फिर प्रकृति और, यहाँ पर पोषण होगा, प्रकृति और पोषण की अंतःक्रिया है। तो जो विकास है उसको हम सिर्फ प्रकृति कहें या सिर्फ पोषण कहें, गलत होगा। और दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से आपस में रिलेटेड होते हैं। यानी कि प्रकृति और पोषण की जो आपस में, मतलब प्रकृति और पोषण आपस में अंतर रिलेटेड हैं, तो प्रकृति और पोषण की अंतःक्रिया को ही विकास कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और इसको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, यानी कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो मनुष्य का विकास है वो प्रकृति पर निर्भर है, या जो मनुष्य का विकास होता है वो सिर्फ पोषण, यानी पोषण को हम पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मनुष्य का विकास होता है वो सिर्फ वातावरण पर ही निर्भर है, और दोनों एक दूसरे से अलग तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही रहेगा। शिक्षा के विकास में फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल। तो शिक्षा के विकास में फ्रॉवेल का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो था किंडरगार्टन स्कूल, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही रहेगा। व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है धर्म, जाति, शिक्षा और अनुकरण। तो धर्म, जाति को हमें सम्मिलित नहीं करना है, और अनुकरण या फिर शिक्षा। तो व्यक्ति को सामाजिक बनाने के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है शिक्षा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। बच्चों की प्रकृति होती है अनुकरणशील, रचनात्मक, कल्पनाशील या फिर विनाशकारी। तो बच्चों की प्रकृति रचनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही रहेगा। एक शिक्षक एक छात्र का ध्यान कैसे सुधार सकता है? आत्म निगरानी द्वारा, प्रधानाध्यापक की निगरानी द्वारा, अवलोकन द्वारा या फिर शिक्षण के दिलचस्प तरीके पेश करके। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? आत्म निगरानी द्वारा, या फिर प्रधानाध्यापक की निगरानी द्वारा, अवलोकन द्वारा या शिक्षण के दिलचस्प तरीके पेश करके। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि यदि एक शिक्षक जब छात्रों को ध्यान, मतलब छात्रों के ध्यान को सुधारना है, मतलब उनका ध्यान अगर इधर उधर है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो वह कई तरीके से शिक्षण विधियों को प्रयुक्त कर सकते हैं जो उनके लिए रुचिकर हों, प्रभावशाली हों, ताकि बच्चा पढ़ने में रुचि ले। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही रहेगा। आईक्यू परीक्षा में 16 साल के एक बच्चे ने 75 अंक आते हैं, तो उसकी मानसिक उम्र क्या होगी ये बताना है हमको। ऑप्शन है 12, 8, 14 या फिर 15 साल। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आईक्यू इक्वल, ऊपर रहती है मानसिक आयु, और जो कि हमें निकालनी है, और नीचे होती है वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु यहाँ पर 16 ईयर दी हुई है, और मल्टीप्लाई होता है 100। और यहाँ पर जो आईक्यू दिया है वो दिया है, मतलब आईक्यू का जो एक टेस्ट होता है वो 75 अंक आते हैं, तो आईक्यू यहाँ पर 75 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 75 और जो 100 है ये 25 से कट जाएगा, यानी कि 25 × 75 और 25 चौको 100, फिर 4 से 16 को काट लेंगे, 4 चौको 16, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 12। तो जो हमारी मानसिक आयु है वो आ जाएगी 12 साल, यानी कि ऑप्शन हमारा 12 साल, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अंतर निहित है। बच्चे अपने स्वयं के मुकाबले कम आईक्यू वाले बच्चों के साथ सबसे अच्छा सीखेंगे। तो यदि मतलब किसी बच्चे को कुछ सीखना है तो अपने कम आईक्यू वाले बच्चों के साथ तो सबसे अच्छा सीखेंगे, ये गलत है। यानी कि जो मतलब कोई भी यदि कुछ सीखता है तो वो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति से सीखता है। सहयोगात्मक रूप से समस्या को हल कर सकेंगे, एक दूसरे का व्यक्तिगत कार्य करेंगे, या फिर प्रारंभिक चरण के पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करने में बच्चे किसी का समर्थन नहीं करेंगे। तो जो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत को बताया है, इन्होंने सामाजिकता पर ज़्यादा जोर दिया है, सामाजिक पर, इसलिए जो ऑप्शन है वो सेकेंड नंबर, यानी कि सहयोगात्मक रूप से समस्या को हल करेंगे। तो जब आपस में सहयोग करेंगे तो वहाँ पर सामाजिक संबंध भी स्थापित होंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही रहेगा।
प्रतिभाशाली छात्र अपनी ज़रूरतों के प्रति गैर जिम्मेदार होते हैं, अपने फैसले में स्वतंत्र होते हैं, शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं, अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो अपने ज़रूरतों के प्रति गैर जिम्मेदार नहीं होते, शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है, और अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो अपने फैसले में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फाइन मोटर कौशल का एक उदाहरण है? चढ़ाई करना, उछलना, दौड़ना और लिखना। तो फाइन मोटर कौशल से मतलब है जो सूक्ष्म गति कौशल होता है। तो यहाँ पर चढ़ाई करना, उछलना और दौड़ना ये सूक्ष्म गतिक नहीं है, जबकि जो लिखना है ये सूक्ष्म गतिक कौशल होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? माता पिता की भागीदारी की क्षमता, निर्माण, संवेदनशीलता या फिर अलगाव। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि समावेशन के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यानी कि समावेशन का मतलब क्या होता है? सभी को सम्मिलित करना। तो ऐसे में हमें माता पिता की भागीदारी की आवश्यकता होगी, निर्माण करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, संवेदनशीलता की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अलगाव से मतलब होता है अलग करना। तो यदि हमें समावेशित करना है तो वहाँ पर अलगाव नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही रहेगा। पियाजे की संवेदी मोटर अनुकूलन की अवधि है 0 से 2 साल, 1 से 3 साल, 3 से 5 साल या फिर 4 से 6 साल। तो इसको भी हमने बताया था, यानी कि जो पियाजे की संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 साल, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। गतिविधि तकनीक है कक्षा केंद्रित, विषय केंद्रित, छात्र केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित। तो यहाँ पर गतिविधि पूछ रहा है, यानी कि गतिविधि से मतलब है कि जो भी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है बच्चों को, तो वो कौन सी तकनीकी होती है? कक्षा केंद्रित होती है, विषय केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित होती है या फिर शिक्षक केंद्रित होती है? तो ये होती है छात्र केंद्रित, यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही रहेगा। किसी विशेष उद्देश्य नियत अवधि और स्थान के बिना शिक्षा को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, अनौपचारिक या फिर औपचारिक। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को बताया था। औपचारिक से मतलब होता है जहाँ पर नियत अवधि और नियत स्थान और ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं, तो वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा, और जहाँ पर नियत अवधि और स्थान के बिना शिक्षा दी जाती है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। मतलब आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हुए, घर में, बाहर, इधर उधर कहीं भी आते जाते सीख सकते हैं। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए ही निकले हैं, आप किसी और भी काम के लिए निकले हैं तब भी आप चीज़ों को सीख लेते हैं। कुछ भी रास्ते में आते जाते या एक दूसरे से बातचीत करने के दौरान, तो उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जबकि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो फिर आप जब सीखने के लिए ही जा रहे हैं किसी नियत टाइम पर और नियत स्थान पर, जहाँ पर टाइम टू टाइम सिखाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। बट इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3rd नंबर, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। सीखने का अनिवार्य तत्व क्या है? पढ़ने की क्षमता, तेज दिमाग, जानने की प्रगति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सीखने का अनिवार्य तत्व है, पढ़ने की क्षमता, तेज दिमाग या फिर जानने की प्रकृति। तो आप तभी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे जब आपके अंदर जानने की इच्छा होगी, आपके अंदर जिज्ञासा होगी। तो यदि आप जानने के इच्छुक हैं किसी भी चीज़ को, तो फिर आप जब जानना चाहेंगे तो फिर आप चीज़ों को सीखेंगे भी। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम गतिविधि को शिक्षण में क्यों प्रयोग किया जाता है? शिक्षण को आसान बनाने के लिए, शिक्षण को समझने में आसान, प्रभावी और दिलचस्प बनाने के लिए, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए या फिर शिक्षक की सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पाठ्यक्रम गतिविधि है उसको शिक्षण में क्यों प्रयोग किया जाता है। तो हम उसका प्रयोग इस वजह से करते हैं ताकि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको आसान, प्रभावी और दिलचस्प बनाया जा सके। यानी कि जब भी हम शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग करें तो वो बच्चों के लिए आसान हो, प्रभावी हो और दिलचस्प, यानी कि बच्चे उसमें रुचि लें। तो ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही रहेगा।
महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया था? गतिविधि द्वारा, संगीत के माध्यम से, या फिर शून्य ध्यान आदि के माध्यम से, या उपरोक्त सभी। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा के लिए जो शिक्षा का तंत्र प्रतिपादन किया था उसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया था गतिविधि द्वारा शिक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला वाला सही रहेगा। शिक्षण में मानव क्षमता का विकास क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, या फिर विशिष्ट उद्देश्य। तो शिक्षण में मानव क्षमता का जो विकास है वो व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही रहेगा। यानी कि शिक्षा के माध्यम से एक मनुष्य अपने व्यक्तिगत हितों को भी पूर्ति करता है और सामाजिक हितों की भी पूर्ति करता है, यानी कि एक सामाजिक मनुष्य बनता है, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर ही सही रहेगा। शिक्षा के उद्देश्य बच्चों के भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना है। इस तैयारी के तहत बच्चों को कुछ उपयुक्त व्यवसाय के बारे में बताया जाता है, कुछ विशेष पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है, भविष्य में जीवन में होने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना, एक सुखी विवाहित जीवन हेतु प्रशिक्षित करना। तो ऑप्शन है कि शिक्षा के उद्देश्य बच्चे को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना है। इस तैयारी के तहत बच्चों को कुछ उपयुक्त व्यवसाय के बारे में बताया जाता है, कुछ विशेष पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जाता है, या फिर तीसरा भविष्य में जीवन में होने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला ही सही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसका PDF भी अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।